देखो फर्स्ट यूनिट के अंदर हमने जो अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं और जो सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर, बीसीसी स्ट्रक्चर, एफसीसी स्ट्रक्चर, इन सब के बारे में पढ़ा था। अब देखो आपके पास में क्या होंगे, तीन प्रकार के आपके पास में क्रिस्टल होंगे। एक तो तीन प्रकार के क्रिस्टल में सबसे पहले तो आपको अक्रिय गैस के कारण जो क्रिस्टल बनते हैं उसके बारे में पढ़ना है, ठीक है ना। अक्रिय गैस जो होती है उससे कोई भी क्रिस्टल बनता है तो उस क्रिस्टल की बंधन ऊर्जा क्या होगी, ठीक है, उसके बारे में हमें पढ़ना है। दूसरी चीज हमें पढ़ना है सहसंयोजक क्रिस्टल के बारे में, ठीक है। तीसरा हमें पढ़ना है आयनिक क्रिस्टल के बारे में। देखो इन तीनों क्रिस्टल में से इस वाले में तो ओनली फॉर ओनली थोड़ी सी डेफिनेशन है, ज्यादा कुछ इसका है नहीं, तो डेफिनेटली डिराइव हो जाएगा। लेकिन ये दो क्रिस्टल जो है, इन दोनों क्रिस्टल में आपको क्या करनी पड़ेगी, इसकी एनर्जी U का मान आपको क्या करना पड़ेगा, ज्ञात करना पड़ेगा। इस U का मान निकालने के साथ में आपको मिनिमम एनर्जी भी ज्ञात करनी पड़ेगी, ये भी ध्यान रखना। अब देखो सबसे पहले तो हम किसके बारे में पढ़ेंगे, अक्रिय गैस क्रिस्टल के लिए। अक्रिय गैस क्रिस्टल में क्या होता है आपको मालूम हो तो नॉर्मली इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो क्या होता है, NH2NP6। NH2NP6 का जो विन्यास होता है वो किसका होता है, अक्रिय गैस का होता है। दूसरी चीज ये कि जब हम नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर होते हैं, सामान्य तापमान, तो नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर तो ये जो पार्टिकल्स होते हैं, इसके अणु जो होते हैं वो किस अवस्था में होते हैं, या फिर ये जो पदार्थ होता है ये किस अवस्था में होता है, गैस की अवस्था में होता है। लेकिन जैसे ही प्रेशर आपने किसी इस पदार्थ का या फिर इसके जो अणु है उनके ऊपर आपने प्रेशर बढ़ा दिया, या फिर प्रेशर का मान क्या हो जाए, उच्च हो या फिर निम्न हो, मतलब प्रेशर अधिकतम या न्यूनतम दोनों ही वैल्यू के ऊपर इसका मान होता है, ये पदार्थ जो होता है वो किस अवस्था में होता है, आपके एक क्रिस्टल का निर्माण होता है, ये आपको जानना है, ठीक है ना। नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर जो हम सामान्य ताप के ऊपर है उस कंडीशन में तो ये गैसीय अवस्था में होकर अधिकतम प्रेशर के ऊपर ये क्या करेगा, अधिकतम या न्यूनतम प्रेशर के ऊपर ये एक क्रिस्टल का निर्माण करेगा। दूसरी चीज ये कि जो ये गैस के अणु होते हैं इनके अंदर की जो डिस्टेंस होती है उनके आधार के ऊपर क्या होता है, इनके अंदर क्या होता है, क्रिस्टल का या फिर गैसियस का होना क्या है, मतलब जो इनके अंदर क्रिस्टल स्ट्रक्चर हो या गैसीय स्ट्रक्चर हो कुछ भी हो। लेकिन नॉर्मली आप देखोगे जो अक्रिय गैस होती है उसमें क्या होता है, उसमें आपको ये मालूम रखना चाहिए कि जो दो परमाणु है कोई भी, जैसे कि आपने हीलियम ले लिया या फिर नियोन ले लिया, ठीक है, तो इन दो परमाणुओं के मध्य की डिस्टेंस के आधार पर इनके अंदर क्या होता है, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल होता है। एक तो दो चीज ये ध्यान रखनी है कि क्रिस्टल का निर्माण कब करेगा, कौन सी अवस्था में, गैसीय अवस्था में होगा। दूसरी चीज ये ध्यान रखनी है कि अक्रिय गैस क्रिस्टल जो होते हैं उनमें आकर्षण कब होता है और प्रतिकर्षण कब होता है। तो ये ध्यान रखना, नॉर्मली जब भी इन प्रकार के क्रिस्टल हो या फिर जो अक्रिय गैस क्रिस्टल होते हैं या अक्रिय गैस होती है उनके परमाणुओं के मध्य की दूरी जब क्या होती है, 10 एंगस्ट्रॉम तक की होती है। कितनी दूरी हो, 10 एंगस्ट्रॉम तक की दूरी होगी तो इन परमाणुओं के मध्य क्या होगा, एक प्रकार से आपकी क्या लगेगा, आकर्षण बन जाएगा, मतलब ये क्या करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। लेकिन जब यही डिस्टेंस कहां से कहां तक चली जाए और भी कम हो जाए, 2 एंगस्ट्रॉम से भी कम हो जाए, 2 एंगस्ट्रॉम तक चली जाएगी, तो उस कंडीशन में इनमें क्या होता है, प्रतिकर्षण बन जाता है, ठीक है ना। तो आपको ये ध्यान रखना, आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल। प्रतिकर्षण बल कौन सा होगा, 2 एंगस्ट्रॉम की डिस्टेंस के ऊपर। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जैसे ही ये और नजदीक आने शुरू होंगे तो उस कंडीशन में क्या होगी, इनके जो कक्षीय इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके बीच में आपस में क्या होता है, कक्षाओं के बीच में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कक्षाओं के बीच में अतिव्यापन होता है। उस अतिव्यापन के कारण इनके अंदर क्या उत्पन्न होता है, आपकी प्रतिकर्षण बल उत्पन्न होता है, क्योंकि ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, प्रतिकर्षण बल का कारण क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कक्षाओं में क्या होगा, आपस में अतिव्यापन होगा, अतिव्यापन होने के कारण इनके अंदर क्या उत्पन्न हो जाता है, प्रतिकर्षण बल उत्पन्न होता है। आकर्षण बल डिस्टेंस अधिक होती है उस वजह से इनके अंदर आकर्षण होगा, लेकिन जैसे जैसे नजदीक जाएंगे तो समान प्रकृति के होने के कारण ये एक दूसरे को रिफ्लेक्ट बैक भी करेंगे, मतलब रिपल्ड भी करेंगे। एक कुल मिला के ये समझना है, कारण एक ही है, क्या होना, इलेक्ट्रॉनिक कक्षकों का क्या होना, का अतिव्यापक होना। अतिव्यापन क्या होता है, मतलब अरे वो इलेक्ट्रॉन वो जो होते हैं ना कक्षक आपस में, पी और डी वो आपस में टकराते हैं, जैसे कि तुमने संक्रमण के अंदर पढ़ा हुआ होगा ना,
संक्रमण जैसे पढ़ते हो ना इलेक्ट्रॉनिक्स में, उसमें एस कक्षक और पी कक्षक के आपस में वो अतिव्यापन होते हैं, उस कंडीशन में कुछ तो अट्रैक्ट होते हैं, कुछ रिपल्मेंट होते हैं, तो वो वाली सेम प्रोसेस होती है। अब यहाँ पे हमको केमिस्ट्री इतना यूज नहीं करना, अपन को इतना मालूम होना चाहिए कि मतलब प्रतिकर्षण होगा किस कारण, मतलब ये कक्षक आपस में क्या करेंगे, अतिव्यापन करेंगे, उस वजह से इनके अंदर क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। देखो उसके बाद में एक इसका ग्राफ होता है, जो इसके अंदर आकर्षण और प्रतिकर्षण बल होता है ना, उसके लिए इनकी एनर्जी का क्या होता है, ग्राफ होता है। और वो ग्राफ जो होता है ना, वो डिस्टेंस के कारण जो होती है उसकी एनर्जी में, आकर्षण बल के अंदर या फिर प्रतिकर्षण बल में किस प्रकार से चेंज होता है, उसके लिए क्या होता है, इनके अंदर जो एनर्जी होती है, इनकी पोटेंशियल एनर्जी, और दूसरा कौन सा, जो इनके अंदर अणुओं के बीच की जो डिस्टेंस होती है, उसके आधार पर जो ग्राफ बनाया होता है, वो ग्राफ किस प्रकार से होता है, वो ग्राफ इस तरीके से। ये क्या है आपके डिस्टेंस, हाँ डिस्टेंस, तो मतलब दो परमाणुओं के बीच में डिस्टेंस होगी ना, उस आधार पर जो हमारा अट्रैक्शन या रिपल्शन होगा ना, उसके लिए ये ग्राफ बनाया जाता है, ठीक है। दूसरा इसके अंदर जो होता है ये इस तरीके से, और इन दोनों का जब कॉम्बिनेशन कराते हैं, मतलब ये आएगा भाई, अभी जो फॉर्मूला आएगा ना, उससे पता चल जाएगा कि R6 क्यों आया, R12 क्यों आया, वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। दूसरी चीज ये कि ये उल्टा इसलिए बनता है, ये दो ग्राफ है ना, एक तो क्या होता है, रिपल्सिव फोर्स का होता है, ठीक है, दूसरा कौन सा होता है, अट्रैक्टिव फोर्स का। और अट्रैक्टिव फोर्स होता है वो हमेशा किस में लिखते हैं, नेगेटिव के रूप में लिखते हैं, मालूम हो तो, जैसे कि कूलम आकर्षण बल हो या कूलम प्रतिकर्षण बल हो, तो वहां पे क्या होता है, एक आवेश क्या होता है, नेगेटिव होता है, उस वजह से साइन उसके अंदर क्या आ जाता है, नेगेटिव वाला आ जाता है। तो ये ध्यान रखना, रिपल्सिव फोर्स और अट्रैक्टिव फोर्स जो होता है, तो उसमें ये दो अलग अलग ग्राफ इसलिए मिलते हैं क्योंकि जो रिपल्सिव फोर्स होता है उसको पॉजिटिव क्वांटिटी के रूप में शो किया जाता है, और ये क्या होता है, नेगेटिव के रूप में लिखा जाता है। दूसरी चीज ये, जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो वो कॉम्बिनेशन किस तरीके से आता है, इस तरीके से आता है। यहां पर ये एनर्जी जो होती है क्या होती है, इसकी मिनिमम एनर्जी, ठीक है ना, सबसे नजदीक वाली पोजीशन होगी ना, तब उसकी एनर्जी जो होगी वो क्या होगी, सबसे कम, मतलब दोनों के बीच में डिस्टेंस काफी कम होगी ना, उस समय उसकी एनर्जी भी क्या होगी, दोनों की सबसे मिनिमम इंटरनल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का मान क्या होगा, मिनिमम होगा। ये ग्राफ काफी बड़ा हुआ होगा, शायद 12th में भी एक बार मेरे हिसाब से शायद आपने आप लोगों को पढ़ा हुआ होगा। देखो ये ग्राफ आने का जो कारण होता है ना, वो कारण ये होता है कि जैसे आप देश में, क्योंकि अक्रिय गैस है, तो अक्रिय गैसों के अंदर, अब देखो मतलब 10 एंगस्ट्रॉम के बाहर तो कोई अन्य क्रिया नहीं है, 10 एंगस्ट्रॉम के अंदर अंदर भीतर भीतर 10 एंगस्ट्रॉम, 2 एंगस्ट्रॉम से लेके 10 एंगस्ट्रॉम, इनके भीतर तो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, ठीक है ना। दूसरी चीज ये कि जब ये डिस्टेंस 2 एंगस्ट्रॉम या उससे लेस हो जाएगी, तो उस कंडीशन के अंदर यहां पे क्या होगा, आपके पास में रिपल्सन होगा, ये ध्यान रखना, और कुछ नहीं, मतलब ये है कि इससे अधिक डिस्टेंस तो होनी नहीं चाहिए, होनी इससे कम चाहिए, कम में भी कहां तक अट्रैक्शन होगा, 2 से 10 के बीच में अट्रैक्शन, लेकिन इससे जैसे आप और कम गए तो उस कंडीशन में और ज्यादा नजदीक होने के कारण अतिव्यापन होगा कक्षकों के बीच में, जैसे कि कक्षकों के बीच में अतिव्यापन से ही बोल सकते हैं कि अतिव्यापन होगा, तो एक कक्षक और दूसरे के ऊपर आएगा, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन अपना आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, समान आवेश एक दूसरे को रिपल्स ही करेंगे ना, इस तरीके से भी इसको समझ सकते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ये लगा सकते हैं, अंदर वाला में क्या बना है, ये क्या है, ये इसकी मिनिमम एनर्जी है, इसकी इनकी जो ये डिस्टेंस होगी ना, ये जो आर मिनिमम, एक ऐसी वैल्यू होगी इनके बीच की डिस्टेंस की, दो परमाणु है ना, उन दोनों के बीच में एक ऐसी डिस्टेंस होगी जिस जगह पे इनकी एनर्जी का बीच में पोटेंशियल एनर्जी होगी ना, इन दोनों की ऊर्जा, उसका मान क्या होगा, उस जगह पे मिनिमम होगा, और कुछ नहीं। अब देखो ये चीज हो गई, मतलब ये ग्राफ एक ऐसी डिस्टेंस होगी जिनके बीच जिसके ऊपर इनके बीच में क्या होगी, एनर्जी जो होगी इन दोनों के अट्रैक्शन या फिर रिपल्शन के लिए, उसका मान क्या होगा, इस पोजीशन के ऊपर मिनिमम होगा, और उस एनर्जी को कौन सी बोलेंगे, इसकी मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। अब उसके बाद ये है कि जो ये ग्राफ है,
ये ग्राफ जो है वो किसके आधार के ऊपर निकाला या किस एनर्जी के आधार के ऊपर या फिर एनर्जी और डिस्टेंस के बीच में जो रिलेशन है उसके कौन से फॉर्मूले के आधार पर निकाला वो भी हम देख लेते हैं। अब देखो सबसे पहले तो ये कि जैसे ही आप देखते हो कि जो अक्रिय गैस के अणु होते हैं वो क्या होते हैं, वो क्या होते हैं, स्थायी अणु होते हैं, ठीक है ना। ये क्या होता है, एक प्रकार से स्टेबल गैस होती है या फिर इसके एटम जो होते हैं एक प्रकार से स्टेबल एटम होते हैं। दूसरी चीज ये कि जब ये अपन देखते हैं कि जो अक्रिय गैस हम ले रहे हैं स्टेबल है तो इनमें न तो किसी प्रकार का पॉजिटिव ना ही किसी प्रकार का नेगेटिव, मतलब न तो किसी को दे सकते हैं ना किसी से ले सकते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि नॉर्मली आप देखोगे तो इनमें द्विध्रुव आघूर्ण का मान क्या होगा, औसत द्विध्रुव आघूर्ण का मान, द्विध्रुव आघूर्ण मतलब दो आवेशों के मध्य की डिस्टेंस तथा उन आवेशों के परिणाम का मल्टीप्लिकेशन करते हुए द्विध्रुव आघूर्ण मिलता है। पर इनमें जब किसी प्रकार की ऐसी कोई कंडीशन देखी नहीं जाती क्योंकि ये तो पहले से स्थायी है, इनके कक्षक पहले से बड़े हुए तो ये कंडीशन तो होनी नहीं चाहिए। तो इस वजह से औसत द्विध्रुव आघूर्ण का मान नॉर्मली क्या होगा, शून्य माना जाएगा, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसी कोई तात्क्षणिक एक क्षण के लिए अगर मान लो एक कोई क्षण के लिए तात्क्षणिक क्षण के लिए या तात्क्षणिक के लिए रूप से क्या हो जाए रूप में अगर इनके ऊपर क्या हो जाए अपनी गैस पर हम द्विध्रुव आघूर्ण को मान लें का कुछ मान, मतलब औसतली तो आप देखोगे तो वैल्यू जीरो है, तात्क्षणिक से मतलब क्या होगा सबसे छोटा मतलब सबसे स्मॉल, जैसे तात्क्षणिक वेग वगैरह पढ़ते हो तो उसमें क्या करते हो एक क्षण के लिए इसका क्या मानते हो आप उसके ऊपर उसकी वेलोसिटी वगैरह का ज्ञात करते हो, ये वर्ड सुना हुआ होगा तात्क्षणिक वर्ड, वही इसमें मतलब तात्क्षणिक रूप से मतलब एक क्षण के लिए मान लिया कि इसके ऊपर क्या है द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो रहा है। तो एक क्षण के लिए अगर इसके अंदर द्विध्रुव आघूर्ण है तो ये द्विध्रुव आघूर्ण किसके कारण उत्पन्न होगा, इसके अंदर उपस्थित आवेशों के कारण, मतलब इसके अंदर जो आवेश है इसके पास है या फिर जो इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव आवेश होंगे, क्योंकि जब ये इस रूप में है एक स्थायी अवस्था में तो पॉजिटिव और नेगेटिव आवेश दोनों एक दूसरे के ऊपर संपाती रूप में होंगे, ठीक है ना। संपाती रूप में तब इनके ऊपर किसी प्रकार का द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न नहीं होगा क्योंकि दोनों आवेशों के मध्य की डिस्टेंस क्या है जीरो, मतलब दोनों आवेशों का डिस्प्लेसमेंट जीरो, तो P का मान क्या होगा जीरो हो गया। लेकिन जैसे हमने तात्क्षणिक रूप से इनके ऊपर क्या मान लिया इनके अंदर द्विध्रुव आघूर्ण है तो इसका मतलब दोनों ही आवेशों के मध्य क्या भी कोई ना कोई डिस्टेंस होगी, तो इसका मतलब आपके पास में क्या है तात्क्षणिक रूप से जो द्विध्रुव आघूर्ण माना है उस समय में आपके पास में क्या होगा पोलराइज या ध्रुवित आवेश आ गए, क्योंकि ध्रुवित आवेश आएंगे तभी क्या होगा पोलराइजेशन या फिर द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होगा। जब ये ध्रुवित आवेश आ जाते हैं ना तो उन कंडीशन के अंदर क्या होते हैं ये जो तात्क्षणिक रूप से ये जो ध्रुवित आवेश होंगे वो क्या करेंगे पूरे परमाणु जितने भी उस क्रिस्टल के अंदर या फिर जो अक्रिय गैस क्रिस्टल उसके परमाणुओं को क्या करेगा ये वो क्या करेगा ध्रुवित करेगा, समझ रहे ना। सिर्फ तात्क्षणिक मतलब एक क्षण के लिए ये माना गया है तो उस कंडीशन के अंदर ये ध्रुवित करेगा। तो उस कंडीशन में अगर इन कणों के मध्य जो इसके आवेश होंगे उनके मध्य क्या हो अगर डिस्टेंस ज्यादा हो, क्योंकि देखो अक्रिय गैस के अणु है या फिर अक्रिय गैस क्रिस्टल है तो वो होंगी तो उसी की, जैसे नियोन है तो नियोन का क्रिस्टल होगा, हीलियम है तो हीलियम का क्रिस्टल होगा। अब इसमें क्या होगा एक पॉजिटिव होगा तो एक दूसरा आयन क्या होगा नेगेटिव रूप में होगा, एक के ऊपर पॉजिटिव एक के ऊपर नेगेटिव, तभी उनमें क्या हो सकता है अट्रैक्शन या रिपल्शन हो सकता है। तो उस कंडीशन में भी क्या है मान लो कि एक के ऊपर पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी 10 एंगस्ट्रॉम तक, मतलब थोड़ी सी अधिकतम दूरी के ऊपर होगी, तब उनके अंदर क्या होगा आकर्षण बल लगेगा, ठीक है। और आकर्षण बल लगेगा ना उस कंडीशन में इस आकर्षण बल के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी या फिर इनकी जो ऊर्जा होगी ना वो किसके समानुपाती होगी ई अट्रैक्शन प्रोपोर्शनल 1/r⁶ एक कंडीशन, मतलब आपने तात्क्षणिक रूप से द्विध्रुव आघूर्ण माना उस कंडीशन में जो आपको ध्रुवित आवेश मिले उसके कारण ध्रुवित आवेशों के कारण पूरा पूरा का पूरा क्रिस्टल जो है वो क्या हो जाएगा आपके ध्रुवित होगा। उस कंडीशन में जो आयनों के मध्य की दूरी है अगर वो क्या होती है 10 एंगस्ट्रॉम तक की होती है, थोड़ी सी अधिक डिस्टेंस है, मतलब 10 एंगस्ट्रॉम अगर 2 एंगस्ट्रॉम की तुलना में तो अधिक ही डिस्टेंस है, कम है नहीं, तो उस कंडीशन में कहते हैं इनमें अट्रैक्शन का मान क्या हो जाएगा अट्रैक्शन प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/r⁶। यहां से जैसे ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो यहाँ पे u अट्रैक्शन किसके बराबर प्रोपोर्शनल बराबर आ जाएगा -k/v/r।
r की पावर 6। और ये b जो होता है ये क्या होता है, आकर्षण का नियतांक होता है, ठीक है ना। ऐसे कैसा कंडीशन क्या होगी आपकी दूसरी वाली कंडीशन। ये तो कौन सी कंडीशन है, ये कंडीशन है अट्रैक्शन की कंडीशन, मतलब आकर्षण हो रहा है वो वाली कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या होगी, जब डिस्टेंस क्या हो जाए अक्रिय गैस के इन परमाणुओं के मध्य की डिस्टेंस क्या हो जाए, आयनों के मध्य की डिस्टेंस क्या हो जाए, कम हो जाएगी, तो उस कंडीशन में u जो होता है रिपल्सन वो क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है 1/r की पावर 12। और यहाँ पे ये v u रिपल्सन इसके तो क्या आ जाएगा आपकी a/r की पावर 12 आ जाएगा। तो अब आपके पास में क्या है, टोटली एनर्जी के कितने मान आ गए, दो मान, एक तो अट्रैक्शन एनर्जी और एक रिपल्सन एनर्जी। तो इस कंडीशन में अगर आप इन क्रिस्टल की या इस परमाणु की जो भी आपके पास अक्रिय गैस का परमाणु उसकी एनर्जी लिखोगे तो इन दोनों एनर्जी के योग के बराबर होगी, ठीक है। तो यहां से गैस की के परमाणु की कुल एनर्जी, परमाणु की कुल ऊर्जा u r डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस के ऊपर डिपेंडेंट है, दोनों के दोनों क्या है, दो परमाणुओं के मध्य की डिस्टेंस के ऊपर, इसलिए क्वेश्चन में क्या लिखेंगे r। यहाँ पे ये जो एनर्जी होगी वो किसका फंक्शन होगी, इन दोनों परमाणुओं के बीच की डिस्टेंस का फंक्शन होगी। जैसे डिस्टेंस है जो कि एनर्जी का मान भी क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा u अट्रैक्शन प्लस u रिपल्सन, u r क्या आ जाएगा a/r की पावर 12 माइनस सॉरी a/r की पावर 12 अपॉन b/r की पावर 6। ये आपके क्या हो गया, इसकी कुल ऊर्जा का सूत्र हो गया। अब देखो आगे वाला डेफिनेशन थोड़ा सा अटपटा है पर समझ में आ जाएगा कि इसमें हो क्या है। अब देखो, अब आपको एनर्जी पता चल गई। अब देखो ये ग्राफ जो आपके बन रहा था ना, जो अभी आपने देखा था इंटरनल एनर्जी और डिस्टेंस का, वो किसके आधार पर बना था, इस ये जो इक्वेशन है ना इस आधार के ऊपर। अब नेट के ऊपर भी सर्च करोगे ना तो ये जो a/r की पावर 12 और माइनस की b/r की पावर 6 है ना, उसका ग्राफ हमेशा इसी तरीके का देख लेना ये ग्राफ। और इस ग्राफ को अगर बढ़ाना भी चाहोगे तो भी ये बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि r की पावर 12 स्क्वायर के फॉर्मेट में, लेकिन है कैसा इनवर्स रूप में। तो आप मान लो तो 1/r स्क्वायर जो होता है ना उसका ग्राफ इस तरीके से होता है, कुल मिलाकर मतलब इस तरीके से डिक्रीमेंट होता है। और उसके बाद में जो 1/r की पावर 6 होते हैं, जैसे देखो r की पावर 12 और r की पावर 6 एक जैसे ही है, इनमें किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं है। अब क्या है कि पावर कैसी पैराबोला टाइप में पावर है, क्योंकि स्क्वायर के रूप में ये ग्राफ पे घातें बढ़ती जाएगी तो ग्राफ क्या और ज्यादा थोड़ा सा सिकुड़ जाएगा और इसमें कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि r की पावर 2 करो या r की पावर 4 करो तो इसको आप क्या लिखोगे, r का स्क्वायर का स्क्वायर लिखोगे, है तो एक टाइप से पैराबोला का स्क्वायर। तो ग्राफ ये क्या है, ये पैराबोला का इनवर्स ग्राफ है 1/r। ग्राफ को तो बढ़ाओगे तो इस तरीके से बनेगा, घुमाओ तो वापस 1/r और r स्क्वायर लिखोगे तो पैराबोला बन जाएगा, ठीक है ना। अब देखो इसमें एनर्जी के बारे में पता चल गया और ग्राफ इसी एनर्जी के ऊपर आधारित होता है, ये भी आपको पता चल गया। इसके अंदर जो ये फॉर्मूला है u बराबर a/r की पावर 12 b/r की पावर 6, इसके अंदर जो ये फॉर्मूले के अंदर जो ये दो कांस्टेंट है a और b क्या है, दो नियतांक है। इन नियतांकों के लिए एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था लिनार्ड जन। लिनार्ड जन नाम का जो वैज्ञानिक था उसने इस a और इस b जो आपके पास में अक्रिय गैस होती है उन अक्रिय गैसों के अंदर जो अट्रैक्शन या रिपल्शन जो होता है उसमें दो कांस्टेंट आते हैं, एक तो अट्रैक्शन कांस्टेंट और एक कौन सा रिपल्शन कांस्टेंट। इनके लिए क्या दिया था, इन कांस्टेंट का इक्वेशन दी थी जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू थी जिसका मान क्या था 4 ऑफ e आपके
सिग्मा की पावर 12 बी 4 ऑफ ई सिग्मा की पावर 6, ये कांस्टेंट वैल्यू थी, ठीक है ना। इससे ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं बताया कि जो इसकी वैल्यू थी 4 ऑफ ई सिग्मा 12 4 ऑफ ई सिग्मा 6 इसके रूप में। अब ये है कि हम यहाँ पे इतना उसके अंदर लिखा हुआ नहीं है आपकी बुक के अंदर कौन से मान क्या है, ये बोला गया कि ई और सिग्मा दोनों की वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट होती है। और आप इसका मैं क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें आप देखना कि जो ज्यादातर अगर कभी कभार इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ भी लेते हैं ना, तो उसमें क्या होता है ए और बी इन दोनों की क्या देता है, सीधी वैल्यू दे देता है, न्यूमेरिकली फॉर्मेट में क्या दे देता है, डायरेक्ट वैल्यू दे देता है और कुछ भी नहीं। रियलिटी में देखोगे तो सिग्मा को तो सरफेस डेंसिटी के रूप में भी प्रदर्शित करते हैं, लेकिन कहीं कहीं भी आपको मालूम है सिग्मा जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन के रूप में भी यूज किया जाता है। तो अपन डायरेक्टली ये नहीं बता सकते कि इसमें ये सिग्मा क्या है, लेकिन ये है कि इस ई का हम ये कह सकते हैं, इसको एनर्जी के रूप में व्यक्त किया जा सकता है कि इसकी इंटरनल एनर्जी हो सकती है या दूसरी एनर्जी भी कोई हो सकती है, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसको परिभाषित किया जा सकता है। अब आप देखो आपके पास में क्या है, ए और बी की दो वैल्यू दी है। जब ए और बी की दो वैल्यू है तो इस कंडीशन में इस ए और बी की वैल्यू को इस इक्वेशन में रखोगे तो इंटरनल एनर्जी यू या अपनी पोटेंशियल इंटरेक्शन एनर्जी जो यू आर वो किसके बराबर आ जाएगी, और ई सिग्मा अपॉन आर की पावर 12 माइनस सिग्मा अपॉन आर की पावर 6, ठीक है ना। अगर कांस्टेंट की वैल्यू आपको मतलब ई और सिग्मा का मान दे दिया जाए, देखो जरूरत नहीं होगी पर डेरिवेशन के अंदर आपको ये मालूम रखना है कि जो ए और बी जो है उसको किस प्रकार से लिखते हैं, 4 ई सिग्मा की पावर 12 और 4 ई सिग्मा की पावर 6 के रूप में लिखते हैं। क्वेश्चन पूछेगा उसमें तो डायरेक्ट इसकी वैल्यू दे देगा, क्योंकि ज्यादा कैलकुलेशन वो नहीं करवाएगा, क्योंकि इसमें देखोगे ना जब इसको कैलकुलेट करोगे तो पावर 12 तक जा रही है और 6 तक जा रही है, तो कैलकुलेशन काफी टफ होगी। लेकिन वो डायरेक्ट अगर वैल्यू दे देगा तो इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। लेकिन डिस्टेंस के रूप में आर के अंदर वो वैल्यू देगा तो एंगस्ट्रॉम में लिखी हुई होगी, तो पावर माइनस 10 के ऊपर 6 हो जाएगी, तो माइनस के 16 या 12 माइनस के 20 लिखोगे तो वो इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा, ठीक है। इसलिए इसकी डायरेक्ट वैल्यू दे देगा। अब देखो आपके पास में यू आर बराबर क्या है, 4 ई सिग्मा अपॉन आर की पावर 12 सिग्मा अपॉन आर की पावर 6। अब देखो साम्य अवस्था की कंडीशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होता है, सिस्टम की एनर्जी क्या होती है, मिनिमम होती है। एनर्जी मतलब रिपल्शन या अट्रैक्शन कुछ भी देखो, किसी प्रकार का कोई भी बल साम्य अवस्था में परमाणु के ऊपर नहीं होगा, मतलब उसका मान क्या हो जाएगा, जीरो के बराबर होगा। क्योंकि साम्य अवस्था की कंडीशन क्या होती है, मतलब बाहर से कोई भी लगने वाला बल वगैरह कुछ भी है उन सबका मान क्या हो, उसके ऊपर बाहर से जितना भी कोई भी चीज कार्य करे उन सबका मान क्या हो जाए, जीरो हो जाए। और दूसरी तरफ वो जीरो कब होगी, जब इसकी एनर्जी का मान क्या हो जाएगा, मिनिमम। तो साम्य अवस्था में ये ऊर्जा क्या हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, मिनिमम होगी। और मिनिमम एनर्जी कब होगी, जब आर का मान क्या हो जाएगा, इसके ऊपर मिनिमम हो जाए। आर मिनिमम होगा उसी कंडीशन में यू आर का मान भी क्या हो जाएगा, मतलब किसी न किसी डिस्टेंस के ऊपर ये एनर्जी मिनिमम होगी, ऐसा तो है नहीं कि किसी एरी जगह पर जाके ये मान मिनिमम हो जाए। मतलब कुल मिला के जो अणु और जो ये जो अक्रिय गैस के दो परमाणु है, अब 2 मिनट के लिए, ठीक है ना। उसके बाद मतलब जैसे ये दो परमाणु है, ठीक है, ये किसी न किसी डिस्टेंस के ऊपर है, तब उनके बीच में अट्रैक्शन और रिपल्शन लग रहा है। लेकिन एक ऐसी डिस्टेंस होगी जिसके ऊपर इनके पास अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों ही फोर्स का मान क्या हो जाए, साम्य अवस्था वाली कंडीशन। साम्य अवस्था में क्या होता है, बाहर से लगने वाला जो भी बल होता है या इन दोनों के बीच में बल होगा उसका मान क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो वो कौन सी डिस्टेंस के ऊपर ये सब कुछ खत्म हो जाए, वो वाली कंडीशन। मतलब मैंने हमें देखना क्या है, 10 एंगस्ट्रॉम से कम, 2 एंगस्ट्रॉम और इन लोगों के बीच में देखना है, इनके बीच में वो डिस्टेंस ज्ञात करनी है। कुल मिला के क्या करना पड़ेगा, इस आर का वो मान ज्ञात करना पड़ेगा, आर मोल का वो मान ज्ञात करना पड़ेगा जिसके ऊपर इसका मान क्या होगा, मिनिमम। मतलब ये एनर्जी मिनिमम किसके ऊपर हो सकती है, किसी एक आर की वैल्यू, किसी न किसी एक डिस्टेंस की वैल्यू के ऊपर ही मिनिमम होगी। अगर इसकी मिनिमम वैल्यू ज्ञात करनी है तो उस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा, ये फंक्शन किसका है, आर का फंक्शन है, मतलब आर की किसी वैल्यू के ऊपर ये मिनिमम होगा, इसके लिए हमें इसका क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा और उसका मान किसके बराबर करना पड़ेगा, 0। क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू ज्ञात करते हो या मिनिमम वैल्यू ज्ञात करते हो, दोनों में होता क्या है, डिफरेंशिएशन ही होता है, अवकलन ही होता है ना, बड़ा वही होगा। तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू ज्ञात करनी है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, du upon dr, ठीक है। आर इसके बराबर आ जाएगा 0 के बराबर,
अब देखो, अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो वैल्यू क्या आएगी आपके, और ई कोष्टक में क्या लिखोगे, माइनस के 12 सिग्मा की पावर 12 अपॉन आर की पावर 13 प्लस 6 आर सिग्मा की पावर 6 अपॉन आर की पावर 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये इधर क्या 0 हो जाएगा। ठीक है, देखो माइनस के 12 प्लस के 12 सिग्मा की पावर 6 अपॉन आर की पावर 13 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 6 सिग्मा की पावर 6 अपॉन आर की पावर 7। ठीक है, अब देखो इसके अंदर निकालने किसकी आर की वैल्यू, यहां से ही कितनी बार गया 6 बार गया। ठीक है, अब देखो आर 6 इज इक्वल टू आप क्या लिखोगे 12 सिग्मा की पावर 12 अपॉन 6 सिग्मा की पावर 6 ये लिखोगे। तो यहां से ये आर 6 किसके बराबर आ जाएगा, ये पास में यहां पे लिख देना आर किसके बराबर है, आर नॉट के बराबर है। ये आर नॉट है, ये भी आर नॉट, ये भी आर नॉट 6 बराबर क्या आ जाएगा 12 सॉरी 2 सिग्मा की पावर 6 आर नॉट बराबर क्या आ जाएगा आपके 2 की पावर 1/2 सिग्मा। ये क्या है कि वो मिनिमम, ये वो डिस्टेंस है जिसके ऊपर क्या होगा आपके पास में जो भी आपके पास में ये जो इतनी गैस के परमाणु दिए हुए उनकी ऊर्जा का मान क्या होगा मिनिमम होगा, या फिर जो कंडीशन होगी इस पॉइंट के ऊपर जो ये परमाणु होंगे वो कैसी अवस्था में होंगे, साम्य अवस्था में होंगे और इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर होंगे। ठीक है, अब इसके बाद में इसी फॉर्मूले का यूज करके जो मिनिमम एनर्जी है उसको ज्ञात करना है। आप इस आर नॉट का मान कौन से फॉर्मूले में रखोगे, आर नॉट का मान ur इक्वल्स टू 4 e सिग्मा की पावर 12 अपॉन r की पावर 12 माइनस सिग्मा की पावर 6 अपॉन r की पावर 6 इस वाले फॉर्मूले में रखोगे तो जो मिनिमम एनर्जी है वो किसके बराबर आएगी माइनस की, एक कांस्टेंट वैल्यू होगी। ये क्या है सॉल्व करके देखना ये आ जाएगा वैल्यू, क्योंकि कुछ भी नहीं करना, इस r नॉट का मान इस समीकरण में रखना है। तो r नॉट का मान जब इस समीकरण में रखोगे तो देखो r नॉट बराबर क्या है 2 सिग्मा की 2 की पावर 1/6 इनटू सिग्मा। ठीक है, तो यहां से सिग्मा स्क्वायर नीचे आ जाएगा एक तो, और उसके बाद में सिग्मा की पावर 12 आ जाएगा और 2 की पावर क्या हो जाएगी स्क्वायर के रूप में आ जाएगी। तो 1/4 यहां पे आ जाएगा और 1/2 यहां पे आ जाएगा, आपस में घटाओगे तो 1/4 नीचे आ जाएगा और 4 से ये 4 कट जाएगा तो आपके पास में ई ये जो यू आर मिनिमम है, यू की वैल्यू जो मिनिमम वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी माइनस के ई की बराबर। तो यहां से ये मिनिमम एनर्जी का मान ये है। अब उसके बाद में जब आपको एक अणु के लिए मिनिमम एनर्जी मिल गई तो आपने माना क्या था, ये एनर्जी कौन सी कंडीशन में निकाली, जब आपने द्विध्रुव तात्कालिक समय के लिए एक क्षण के लिए आपने इसके अंदर क्या माना था, द्विध्रुव आवेश को प्रोड्यूस माना था, ध्रुवित आवेश को, तो उस कंडीशन के अंदर ये चीज मानी थी। अब ये तो सिर्फ एक अणु या एक परमाणु के लिए, ठीक है ना, उसके अंदर जो आयन है या ध्रुवित आवेश है उसके लिए, लेकिन कोई पूरा क्रिस्टल होगी तो उसमें बहुत सारे परमाणु या अणु होंगे। तो मान लो कि जब पूरे क्रिस्टल के अंदर आपके पास में क्या है n आयन्स, तो परमाणु कितने होंगे n/2, क्योंकि आयन्स का मतलब क्या है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा n/2, तो पूरे के पूरे क्रिस्टल के अंदर जितने अणु उपस्थित है उनकी ऊर्जा लिखोगे तो वो ऊर्जा क्या हो जाएगी u मॉलिक्यूल्स इनटू क्या हो जाएगा n/2 के बराबर है। उसके बारे में नेक्स्ट क्लास में